हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। आइए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। क्या सब्जेक्ट है हमारा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज का हमारा टॉपिक है भविष्य निधि। ध्यान दीजिएगा, भविष्य निधि। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये किस चैप्टर से है? इनकम फ्रॉम सैलरी से। इनकम फ्रॉम सैलरी वाले टॉपिक में। भविष्य निधि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले समझेंगे कि भविष्य निधि होता क्या। भविष्य निधि का मतलब होता है, पहले छोटे से एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई इनकम आप कमाते हैं। जैसे आप 10,000 रुपया कमाएं, आपकी आमदनी 10,000 रुपया है, तो आप सोचते हैं कि 10,000 में से 1,000-2,000 रुपया हर महीने हम बचाएं फ्यूचर के लिए। बाकी अपना तो इधर उधर खर्च कर देते हैं। तो जो पैसा अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं वो क्या कहलाता है? रिजर्व, संचय कहलाता। ठीक इसी से रिलेटेड सैलरी में होता है। सैलरी में क्या हमारा होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय, कर्मचारी काम करता है तो उसे प्रति माह क्या मिलता है? वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। तो जो भी उसका नियोक्ता होता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसकी सैलरी का कुछ भाग काट लेती है। और काटने के बाद से एक फंड है भविष्य निधि खाता, उस भविष्य निधि खाते में जमा कर देती है। उसमें कुछ नियोक्ता भी अंशदान करता है। कर्मचारी अपने पास से तो सैलरी से दिया ही, कुछ उसका नियोक्ता भी देता है। कोई जरूरी नहीं है, नियोक्ता दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो तो संस्था के ऊपर निर्भर। तो वह धनराशि जब वह कर्मचारी रिटायर होता है या बीच में उसकी मृत्यु होती है, तो रिटायर होता है तो उसे खुद, और मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को ब्याज सहित प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे धनराशि को क्या कहा जाता है? भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। यहाँ प्रोविडेंट फंड जानने का मतलब है कि प्रोविडेंट फंड होते कितने प्रकार के। यानी सबसे पहले प्रोविडेंट फंड के इसमें प्रकार, टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला इसमें प्रोविडेंट होता है कि वैधानिक प्रोविडेंट फंड। पहला क्या होता है? वैधानिक प्रोविडेंट फंड। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वह प्रोविडेंट फंड जो भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत, जो भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड अर्थात पीएफ एक्ट 1925 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? वैधानिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। ऐसे फंड में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कोई लोकल अथॉरिटी या बॉडी है तथा यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, ठीक ना, इसमें अपने इस भविष्य निधि में अपना पैसा कटवाते हैं, वेतन में से कुछ धनराशि कटवाते हैं और जमा करते हैं। ये बना हुआ है कि जितने भी प्रोविडेंट फंड में उसमें किस किस टाइप के एम्प्लॉय आएंगे, तो इसे वैधानिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। दूसरा इसमें होता है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में होता है कि ऐसा फंड, ऐसा भविष्य निधि खाता जो आयकर कमिश्नर के द्वारा अनुमोदित होता है, बनाया गया होता है, तो उसे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाता कहा जाता है। इस फंड में जो भी जितने भी संगठन वगैरह के कर्मचारी हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या अंडरटेकन्स इंस्टीट्यूशन है, इसके कर्मचारी इस भविष्य निधि खाते में पैसा जमा करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रमाणित भविष्य निधि में यदि नियोक्ता अंशदान करता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सैलरी के सवाल लगाते समय यही सबसे ज़्यादा आएगा प्रमाणित भविष्य निधि।
प्रमाणित भविष्य निधि में यदि नियोक्ता द्वारा अंशदान किया जाता है, किसके द्वारा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नियोक्ता द्वारा जो भी किया गया अंशदान, नियोक्ता जो भी अंशदान करता है उसका वेतन का, उस कर्मचारी के वेतन का 12% क्या होता है, कर मुक्त होता है, एग्जम्प्ट होता है। ओके, मतलब प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा किया गया जितना भी अंशदान करता है तो उस कर्मचारी के वेतन का 12% ही कर मुक्त होता है। इसी प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा रहता है उस पर कुछ न कुछ ब्याज भी मिलती है। तो इसमें जो भी ब्याज होता है, इस फंड का जो भी ब्याज होता है वो 9.5% तक क्या होता है, कर मुक्त होता है, एग्जम्प्ट होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि इस पार्ट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सैलरी का सवाल लगाते समय मैक्सिमम प्रोविडेंट फंड अटैच रहता है उसमें, उस क्वेश्चन में, और उसमें लिखा रहेगा कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी द्वारा इतना अंशदान किया गया, नियोक्ता द्वारा इतना अंशदान किया, जितना भी एम्प्लॉयर अंशदान करेगा अर्थात कंट्रीब्यूशन करेगा, उस कंट्रीब्यूशन में से 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट होता है, और उसमें जो भी धन जमा रहेगा उसका 9.5% एग्जम्प्ट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है वो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वे भविष्य निधि खाते जो न वैधानिक होते हैं न प्रमाणित होते हैं, तो उसे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाता कहा जाता है। इस फंड में निजी संस्था के जो भी कर्मचारी होते हैं उनका पैसा उनके नियोक्ता के द्वारा काटा जाता है और रिटायरमेंट के समय उन्हें दे दिया जाता है। एक चीज और है इसमें, चौथा होता है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक चीज और बताइए। यह जो 3 फंड जो बताए हैं स्टार्टिंग के, ये खास तौर से एम्प्लॉइयों के लिए होते हैं, लेकिन जो चौथा है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, ये विशेष रूप से एक सामान्य व्यक्ति, निजी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए होता है। इसमें कोई भी आम जनता, आम पब्लिक, चाहे वो एम्प्लॉई हो या नॉन एम्प्लॉई हो, कोई भी इस फंड में जमा कर सकता है। एक चीज़ और है, इस फंड की स्थापना, मैंने इस फंड को कब से खोला गया, 1 जुलाई 1968 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 1968 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या किया गया, इसमें कोई भी व्यक्ति 500 रुपया से लेकर 1,50,000 रुपया प्रति माह जमा कर सकता है, ठीक ना। और यह खाता जो होता है वो 15 ईयर के लिए होता है, 15 वर्षों के लिए होता है। 15 वर्षों में जितना भी इसमें जमा रहेगा उसका ब्याज सहित उसे भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस तरह भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं: वैधानिक प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। सैलरी का क्वेश्चन लगाते समय ध्यान दीजिएगा, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का ही यूज किया जाता है। ओके, तो ये तो टॉपिक हमारा समाप्त हो गया प्रोविडेंट। एक छोटा सा और टॉपिक बता रहे हैं, वो हमारा है वेतन शीर्षक की कटौतियां, डिडक्शन, ठीक ना। कि वेतन शीर्षक में आपको लगभग सारा टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं, तो इसमें ये जान जाइए कि वेतन शीर्षक में डिडक्शन कहाँ कहाँ मिलता है। वेतन शीर्षक में 3 ही तरह के डिडक्शन मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्रमाप या मानक कटौती,
जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, पहला डिडक्शन। दूसरा हमारा है मनोरंजन भत्ता, ठीक ना। और तीसरा है रोजगार कर या नियोजन कर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए अब एक बार। मानक कटौती का मतलब है कि जितने भी सरकारी या गैर सरकारी एम्प्लॉय कार्य करते हैं उसकी जितनी भी ग्रोस सैलरी होती है, अर्थात बेसिक सैलरी में जितना भी इंक्लूड कर लिया जाता है, जैसे अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, अर्थात जितने भी भत्ते, कर योग्य भत्ते प्लस अनुलाभ होते हैं, शामिल करने के बाद से जो हमारा सैलरी आता है उसे ग्रोस सैलरी कहा जाता है। उस ग्रोस सैलरी में से मानक कटौती घटाया जाता है, जो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है कि असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 में मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपया है। इसके मतलब किसी एम्प्लाई की यदि ग्रोस सैलरी 3 लाख हो रही है तो 50,000 रुपये से डिडक्शन मिलेगा, अर्थात ये माना जाएगा कि वो 2.5 लाख रुपया उसकी सैलरी एनुअल हुई। ठीक है, 5 लाख है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, 4.5 लाख है। यदि 1 ही लाख हो रहा है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, 85,000 सैलरी है। ओके। दूसरा है मनोरंजन भत्ता, इंटरटेनमेंट अलाउंस। यह ध्यान दीजिएगा केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, केवल उन्हें ही इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। आपको पीछे वीडियो में बताए होंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी मिलता है तो गैर सरकारी कर्मचारी है तो पूरा कर योग्य होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहाँ पे उसे वेतन में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन 5,000 रुपये तक उसको डिडक्शन मिलेगा। तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के लिए ये 5,000 रुपये तक इसको छूट प्राप्त होती है। तीसरा, यदि क्वेश्चन में नहीं, रोजगार कर या नियोजन कर दिया गया, अर्थात प्लानिंग टैक्स दिया है, अर्थात वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सर्विस उसने की है और उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो उस टैक्स को भी सैलरी में से घटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि वेतन शीर्षक के अंतर्गत एक एम्प्लॉय को 3 ही तरीके का डिडक्शन प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा भविष्य निधि और वेतन शीर्षक की कटौती का लेक्चर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लगभग सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी का जितने भी टॉपिक्स थे आपको बता दिए गए हैं। अब 1-2 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, फुल डिटेल क्वेश्चन कि सैलरी का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। उसके बाद से सैलरी का चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो देखने के बाद 1 लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।